तो लास्ट टाइम पे अपन ने पढ़ा था डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस, मतलब डिटर्मिनेंट का आपका एक्सपेंशन पढ़ा था, ठीक है। अभी अपन देखते हैं माइनर एंड कोफैक्टर, है ना। तो माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं। देखो माइनर का मतलब क्या है, माइनर क्या है, अगर मान लो आपको मैं इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालना चाहूं, तो माइनर का मतलब क्या होता है, इस वाले एलिमेंट को छिपाने के बाद रो और कॉलम को छिपा दो इसके, जो बाकी बचेगा डिटर्मिनेंट। अब बाकी डिटर्मिनेंट क्या बचा इसमें, ए, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो M11, माइनर को किससे लिखते हैं, माइनर, ठीक है। माइनर क्या होता है, रो और कॉलम को उस एलिमेंट के छिपाने के बाद आपका जो डिटर्मिनेंट बचता है, दैट इज कॉल्ड माइनर ऑफ दिस, है ना। तो ये क्या है आपका A11, इसका डिटर्मिनेंट मॉड नहीं है, दिस इज नॉट द मॉड, दिस इज द डिटर्मिनेंट। तो इसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया, A11 के इक्वल आ गया। सिंगल डिटर्मिनेंट है, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का, ठीक। सेम चीज अगर आपसे मैं बात करूं कि M12, तो 12 में क्या करना है अपने को, देखो 12 में अपने को इसको छिपा देना है, 12 में इसको रो और कॉलम को छिपा दो, तो क्या मिला, A21। मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट का साइन है, किसका साइन है, दिस इज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, तो ये किसके इक्वल आ गया, A21 के इक्वल आ गया, समझ गए। तो ऐसे ही अपन माइनर निकाल सकते हैं। और देखो और एग्जांपल देखो इसका एक, मान लो अगर आपको एक 3 क्रॉस 3 दिया है, A11, A12, एक मिनट थोड़ी देर, A13, A21, A22, A23, एक मिनट रुको, क्या कह रहे हो बेटा, बोलो। A22, अच्छा हाँ सॉरी, दिस इज A22, राइट, सही बोल रहे हो, दिस विल बी A22, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसके रो और कॉलम को छिपाया अपन ने ना, तो अपने को ये A11 गलती से मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या है आपका M11, क्या होगा, इसके रो कॉलम, मतलब पहले एलिमेंट के पहले कॉलम के पहले रो को आप छिपा लो, तो पहले कॉलम पहले रो को छिपा लो, तो क्या बचेगा, ये बचेगा। जो भी डिटर्मिनेंट बचता है रो और कॉलम को छिपाने के बाद, दैट इज कॉल्ड व्हाट, माइनर, ठीक है। ऐसे ही आपका A31, A32, A33, है ना। तो इसका अगर मैं आपसे बात करूं कि M12 निकालो, क्या निकालो आप, M12 निकालो। तो 12 निकालने का मतलब क्या है, एक सेकंड रुको जरा, मैं दूसरे कलर का मार्कर यूज करता हूं, ठीक है। M12 क्या है, आपने क्या किया, 12 वाला जो एलिमेंट है उसके रो और कॉलम को आपने कवर अप कर लिया, ठीक है। जैसे ही आपने कवर अप किया, तो जो आपका बचता है, दैट इज व्हाट, इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड माइनर ऑफ दिस। तो किसके इक्वल आ गया ये, A21, A31, A23, A33। बोलो क्लियर है सबको, बताओ, कोई डाउट है। अब अगर यही मैं आपसे पूछूं M23, तो बताएंगे आप लोग, क्या आएगा बताओ जल्दी से। M23 सेकेंड रो के थर्ड कॉलम का माइनर, बताओ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम माइनर, वेरी गुड। हाँ, A11 और A31, वेरी गुड। क्या करना है अपने को, ये वाला रो और ये वाला कॉलम को छिपा लेना है, तो क्या बचेगा, ये बचा आपका A12, A32, दिस इज द माइनर ऑफ दिस थिंग। अब काम की चीज क्या है, अब ध्यान से एक और चीज देखते हैं इसमें। अगर मैं आपसे बात करूं कि माइनर के टर्म्स में, अगर मैं आपको ध्यान दिलाऊं, मान लो इसी को मैं अगर क्या बोलता हूं, इसको मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोल देता हूं, मान लो किसी का डिटर्मिनेंट है ना। आप ध्यान से देखो, अपन ने डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ा था, किसके इक्वल आया था, याद है, A11 इंटू कुछ डिटर्मिनेंट लिखा था ना। अब उस डिटर्मिनेंट का नाम दे देता हूं, क्या लिख दूं, A11 इंटू M11, बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बताओ। माइनस क्या लिखूंगा, हाँ बेटा A11, अभी A11 इंटू M11, क्या लिखा अपन ने, A11 इंटू M11, ओके। A11 के साथ में क्या लिखते हो, ये इसका जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट है उसका नाम क्या है, उसका नाम माइनर होता है, ठीक है। माइनस क्या लिखोगे, A12, ये थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ जगह कम है, यहाँ लिखते हैं A डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, क्या लिखा अपन ने, A11 M11, A12 M12, A13 M13। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बताओ। बेटा ये ऐसे आया क्योंकि आपने
A13 और M13 में यू विल गेट पॉजिटिव साइन, राइट है, ठीक है। अब अगर मान लो इसी को मैं सेकंड रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करूंगा तो A21 के साथ में क्या लगाऊंगा, नेगेटिव साइन लगाऊंगा, इंटू M21 प्लस A22 M22 माइनस A23 M23। ये हो गया किसके रो के अकॉर्डिंग, सेकंड रो के अकॉर्डिंग। और यही मान लो मैं लिखता हूं पहले वाले कॉलम के अकॉर्डिंग, तो क्या लिखूंगा, A11 इंटू M11, फिर क्या लिखूंगा, A21 माइनस में आएगा M21 प्लस A31 इंटू M31। दिस इज ऑल्सो द वे ऑफ राइटिंग, ठीक है। तो पहले कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर आप पहले रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं, आपको जो मन में आए आप वो सब कर सकते हैं, ठीक है। बोलो क्लियर है बच्चों, बताओ कोई डाउट है? ठीक, से बात, चलो हाँ नोट डाउन करो। को एक चीज और लिखा देता हूं। अब ये तो रहा माइनर, ये तो क्या रहा, माइनर। एक होता है हमारा कोफैक्टर, क्या होता है, यहीं पे इतनी सी जगह में आ जाएगा बस, को कोफैक्टर क्या होता है, अगर आपने माइनर निकाल लिया ना तो समझ जाओ कि आपने कोफैक्टर भी निकाल लिया, ठीक है। माइनर निकाला मतलब कोफैक्टर भी आ गया। अब कोफैक्टर आने का मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो कोफैक्टर क्या होता है, सी आई जे, क्या लिखते हैं, स्मॉल सी आई जे, सी आई कैपिटल सी आई जे लिख दो चलो, है ना। सी आई जे इक्वल्स टू एम आई जे माइनस वन रेज टू पावर क्या लिखते हैं, आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ओके, मतलब अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई कोफैक्टर और माइनर में क्या डिफरेंस होता है, ज्यादा से ज्यादा, हाँ आई माइनस वन, ठीक है। अभी 2 मिनट शांत रहो, ठीक है। सी आई जे इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू पावर आई प्लस जे, ठीक है। आई मतलब रो प्लस कॉलम, अगर रो प्लस कॉलम का जो सम है अगर वो इवन आता है तो उस केस में क्या होगा, कोफैक्टर आपका माइनर के इक्वल होगा। लेकिन यही चीज अगर ऑड के इक्वल आती है तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, कोफैक्टर माइनर से नेगेटिव साइन से डिफर करेगा। ओके, दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर। तो माइनर कोफैक्टर के बराबर होगा अगर आपका रो प्लस कॉलम का सम क्या होगा, आपका इवन होगा। माइनर कोफैक्टर से, माइनर जो होगा या कोफैक्टर जो होगा वो माइनर के नेगेटिव साइन के बराबर होगा अगर क्या है आपका रो प्लस कॉलम का सम जो है वो क्या है, ऑड है। दिस इज द ओनली थिंग। बात नहीं, मैं लिख देता हूं यहां पर वापस से, ठीक है। ये होती है रो, इसको बोलते हैं, ये रो का नंबर है, ये अपना कॉलम का नंबर है। ओके, ठीक, इसे बोलते हैं, ये है कोफैक्टर और ये है माइनर। ओके, अभी ठीक है, अभी ठीक है ना, बोलो ठीक है, नोट डाउन करो। ठीक, तो यहां पर अगर आप कोफैक्टर की प्रॉपर्टी देखें तो कोफैक्टर की प्रॉपर्टी कहती है ए डिटर्मिनेंट जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, पहली रो के अकॉर्डिंग अगर आपने एक्सपेंड किया तो A11 C11, A12 C12, A13 C13। ऐसे ही अगर आप ए डिटर्मिनेंट को सेकंड फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, A21 C21 प्लस क्या लिखेंगे, A22 C22 प्लस क्या लिखेंगे, A32 C32। क्लियर है? तो काम की चीज क्या है, जब आप कोफैक्टर यूज करते हैं तो प्लस माइनस का काम ही खत्म हो जाता है ना। तो वो डायरेक्टली आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बस इतना ही यूज होता है, बाकी कोफैक्टर का बहुत ज्यादा यूज नहीं आता। वो अपना आएगा, वो अगली साल कुछ टॉपिक पढ़ेंगे या इसमें इस वाले में इस साल भी पढ़ेंगे, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नोट डाउन करो यहाँ तक। थोड़े से छोटे छोटे सम करवा लेता हूँ आपसे, है ना। नंबर फर्स्ट, एक आपको डिटरमिनेंट दिया है 1 2 3 1 2 5 1 3, कोफैक्टर एंड माइनर ऑफ, मतलब किस किस के निकालने हैं, ठीक है, वो लिख देता हूँ बस खाली, है ना। आपको क्या निकालना है, N31 निकालना है, M32 निकालना है, C31 निकाल लो, C32 कैलकुलेट कर लो, ठीक है। कैलकुलेट करो, देखो अगर आप M31 कैलकुलेट करेंगे
डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लो। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 3 2, 2 1 3 2 किसके इक्वल आ गया? 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1। बोलो क्लियर है? अब अपने को क्या पूछा है? C31 पूछा है। C31 इक्वल टू -1 रेज टू पावर 3 + 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है? बोलो। सेम चीज अगर आपसे बोले कि भाई कोफैक्टर m कितना, M32, M32 कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? M32 32 मतलब इसकी बात करेंगे 1132, 1132, ठीक है? किसकी इक्वल आ गया? दैट विल बी इक्वल टू -1। क्लियर है कि नहीं है? बोलो, कोई डाउट? ऐसी अगर आप C32 की बात करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 3 + 2 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 1। हर बार 1 नहीं आएगा, वो बाई चांस की बात है, इस वाले केस में भी 1 आ गया। ठीक है, नोट डाउन करो उसको, क्या है आप नोट करके लिख लो, है ना? NOT मैट्रिक्स की चीज है, थोड़ा सा क्या डिटर्मिनेंट में इसका यूज आता है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या, कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दिया है, अगर ए मैट्रिक्स बराबर ABCDEF, चलो इसे यहां पर लिख लो एक छोटी सी हेडिंग, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स की रो और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, पहली रो को पहला कॉलम बना दें, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम, चौथी रो को चौथा कॉलम, पांचवी रो को, जितनी भी रो है सारी रो को सारी कॉलम बना दें, या फिर कॉलम को क्या करें आप, पहली रो को पहले कॉलम को पहला रो बना दें, पहले दूसरे कॉलम को दूसरा रो बना दें। ठीक है, ऐसा करने के बाद जो मैट्रिक्स बनता है उसको अपन ट्रांसपोज बोलते हैं। इससे क्या लिखते हैं? ए ट्रांसपोज और ए डैश। इसकी प्रॉपर्टीज और बाकी सब चीजें अपन नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। इस साल बस खाली इसका नामकरण कर रहे हैं, जिसकी हमको थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, अभी मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा उसमें। अगर नहीं जानोगे तो फिर क्या है, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। ठीक है, उससे पढ़ने का प्रॉपर्टी, क्योंकि मैं डिटर्मिनेंट पढ़ा रहा हूं तो ये मान के चलो कि मैं अगली साल डिटर्मिनेंट को बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, उसको बस रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो क्या होता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज अगर कर दिया जाए तो जो मैट्रिक्स बनता है नया, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। या तो ए ट्रांसपोज बोलते हैं या फिर ए डैश बोल दिया जाता है। जैसे अगर मान लो आपको एक मैट्रिक्स ए बराबर ABCDEF मान लो ये दे रखा है, ओके, तो ए का ट्रांसपोज जो होगा वो किसके इक्वल आएगा? पहले रो को पहला कॉलम बना दो, ABC बन गया, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना दो, DEF, और आप ध्यान से देखो पहला कॉलम पहला रो बन गया। पहला कॉलम क्या AD है, AD बन गया पहला रो। दूसरा कॉलम BE, दूसरा कॉलम, दूसरा रो क्या बन गया BE। तीसरा कॉलम क्या CF, तो देखो तीसरा कॉलम क्या बन गया, CF बन गया। बोलो क्लियर है सबको? समझ में आया? कोई डाउट है? ठीक है, तो अभी एक दो सवाल के जरा ट्रांसपोज निकाल दो। ए बराबर आपको दे रखा है ABCDEFGHI, निकाल दो जरा इसका ट्रांसपोज जल्दी से। ये ट्रांसपोज, वो मैंने ABCD गलत लिख दी थी, तो आप जरा चेंज कर लो उसे, है ना? ठीक है, तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, डायरेक्ट आंसर ही लिखना है। ये लो, पहली रो बन गई, पहला कॉलम, पहली रो क्या है ABC, तो पहला कॉलम क्या हो गया ABC। दूसरी रो क्या है DEF, तो दूसरी रो को अपन ने क्या बना दिया DEF। ठीक है, ऐसी तीसरी रो क्या है, तीसरा बना दो GHI इक्वल्स टू A ट्रांसपोज और A डैश। ओके, बस यहां तक नोट कर लो। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। ये मान लो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं अच्छे से। ठीक है, तो इसके बाद आप नई हेडिंग डाल लो, और रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया मैंने। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी। थोड़ा सा मैं इसमें मैट्रिक्स का भी यूज करूंगा, बहुत ज्यादा यूज नहीं करूंगा, जितना पढ़ाया है उससे ज्यादा यूज नहीं करूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है,
फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि अगर कोई मैट्रिक्स आपको ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इफ ए मैट्रिक्स है, देन क्या होगा, इसके ट्रांसपोज का आप जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो ए के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। अच्छा, और ये जो सारी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं यहां पर लिख लेना, ए बी आर स्क्वायर, मतलब यहां पर जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना ये सब चीजें यहां पर लिख लेना। ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स समझ गए ना, जिसका रो और कॉलम क्या होगा, बराबर होगा। बस उसी की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा की इधर उधर की अपन लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा की बात करेंगे तो वो नेक्स्ट ईयर के टॉपिक में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद सेकंड नंबर प्रॉपर्टी, व्हाट इज द सेकंड नंबर प्रॉपर्टी, हाँ 2 मिनट शांत रहो। ए इंटू बी बराबर ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। यहां पर लिख लें ए कॉमा बी आर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ब्रैकेट में स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो a इंटू बी का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा, a इंटू बी से एक मैट्रिक्स मिलेगा ना आपको, उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। ठीक है, बोलो प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ एनी टू रो, जो प्रॉपर्टी में रो में लगाऊंगा वही प्रॉपर्टी में किस में लगाऊंगा, मैं कॉलम में लगाऊंगा। एनी टू रोज, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो और कॉलम, ठीक है, कॉलम्स आर इंटरचेंज देन डिटर्मिनेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिटर्मिनेंट वैल्यू चेंजेस बाय नेगेटिव साइन। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होती है हमारी, नेगेटिव साइन से। ठीक है, अब प्रॉपर्टी समझते हैं, प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, पहले तो ये सुनते हैं। जैसे अगर आपको मान लो एक मैट्रिक्स, एक डिटर्मिनेंट दिया है, डिटर्मिनेंट को मैं ऐसे ही लिख रहा हूं सबको इसमें, ठीक है, इसके मतलब इसके अंदर लिखा हुआ जो चीज है वो आपका वो मैट्रिक्स है एक तरीके से, है ना। तो अगर एक ए डिटर्मिनेंट आपको ये दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ओके, अभी क्यों नेगेटिव साइन से चेंज हो रही है, इसमें बोला कि अगर इसका आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हो, आप किसी भी दो रो, जो प्रॉपर्टी आप रो में लगा रहे हो वो प्रॉपर्टी आप कॉलम में भी लगा सकते हो, या फिर कॉलम, अगर दो रो या फिर दो कॉलम आपके इंटरचेंज किए जाते हैं, एक इंटरचेंज, है ना, तो सिंगल इंटरचेंज पर ये क्या होगा, जैसे अगर मान लो आपको एक बी मैट्रिक्स दे, बी डिटर्मिनेंट दे दिया, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मान लो ये बी डिटर्मिनेंट दे दिया आपको, है ना। तो ए डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट क्या होंगे, तो अगर मैं आपसे यहां पर बोलूं तो आप ध्यान से देखो, ए डिटर्मिनेंट जो होगा वो माइनस टाइम्स बी डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो, क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी कैसे आई, इसके लिए अपन 2 मिनट में देख लेते हैं। देखो काम की चीज क्या है, अगर आप इस वाली रो, इस वाले डिटर्मिनेंट को पहले रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें तो क्या होगा, प्लस माइनस देन प्लस, ए के आगे प्लस, बी के आगे माइनस, सी के आगे क्या होगा, प्लस। लेकिन यही काम अगर आप दूसरे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर क्या लिखोगे, प्लस माइनस, इसमें क्या करो, सेकंड रो के अकॉर्डिंग आप एक्सपेंड कर दो। जैसे ही आप एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां पर क्या मिलेगा, माइनस देन प्लस देन माइनस। तो ए के साथ में जो भी आएगा वो सेम मिलेगा। देखो ए के साथ में क्या मिलेगा, ई आई माइनस एफ एच, यहां पर भी देखो ए के साथ में क्या मिलेगा, ई आई माइनस एफ एच। तो ई आई माइनस एफ एच सेम मिल रहा है, लेकिन ए का साइन क्या है, नेगेटिव मिल रहा है। इसमें ए का साइन क्या मिल रहा है आपको, पॉजिटिव मिल रहा है। इसमें ए का साइन क्या मिल रहा है, नेगेटिव। बी का साइन यहाँ पर नेगेटिव, बी का साइन वहां पर क्या, पॉजिटिव। सी का साइन यहाँ पर क्या आपका पॉजिटिव, यहाँ पर क्या नेगेटिव। तो अगर आप इसमें से सेकेंड रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको,
विद नेगेटिव साइन, ये भी डिटर्मिनेंट के इक्वल आ जाएगा। इसको फर्स्ट रो, इसको सेकंड रो। समझ गए कि नहीं समझे, बोलो। अब देखो ये, इसके बाद 4 नंबर प्रॉपर्टी आती है, इफ एनी रो ब्रैकेट में, और क्या, अगर कोई रो या फिर कॉलम, अगर किसी भी रो या कॉलम को मैं किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो लैम्डा टाइम्स हो जाएगा स्केलर का वैल्यू, अगर मैंने लैम्डा बोला। ठीक है। इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, ब्रैकेट में लिख लेना स्केलर, ठीक है, देन डिटर्मिनेंट वैल्यू becomes lambda टाइम्स। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा टाइम्स हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देखो इसका, जैसे अगर मान लो आपने क्या किया, एक डिटर्मिनेंट, आपको डिटर्मिनेंट को बस मैं यही डंडे लगाता हूं बाहर, बस, है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जो काम आप रो में करते हो वही चीज प्रॉपर्टी आपकी क्या है, कॉलम में भी वैलिड है। इसका मतलब है एनी रो और कॉलम, या फिर आप, आपके मन में आए जिस वाली रो में मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और आपने मल्टीप्लाई करके दूसरे डिटर्मिनेंट का नाम क्या दे दिया, बी। मान लो आपने सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई किया, ए बी सी लैम्डा, क्या हो गया, एक सेकंड मैंने गलत लिख दिया ना, ठीक, ये क्या मिला, बी सी डी ई एफ जी एच आई। मान लो आपने इसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या किया आपने, मान लो इसमें आपने लैम्डा का मल्टीप्लाई किया, तो जो बी डिटर्मिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, देखो बाकी सब चीजें सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, ये अलग है, ये अलग, तो अपना जो बी डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, लैम्डा टाइम्स ए डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी। इसका प्रॉपर्टी का रिवर्स यूज ज्यादा आता है। रिवर्स यूज मतलब कैसे, एक डिटर्मिनेंट आपको ये दिया है, इसका यूज कैसे आता है, कभी किसी रो में, जैसे अगर मान लो आपको एक डिटर्मिनेंट दिया है, ए डिटर्मिनेंट, एग्जांपल इसका लिखते हैं, मान लो 1 2 3 4, मान लो यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 2 3, यहाँ पर 2 4 6 लिख दिया, और यहाँ पर 1 1 2 लिख दिया, मान लो ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो इसका रिवर्स यूज कैसे आया, इसका रिवर्स यूज ऐसे है कि अगर आपने मान लो किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या किसी भी कॉलम से अगर कोई एंट्री थ्रू आउट कॉमन आ रही है, तो उसको आप डायरेक्टली कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप देखो इस वाली रो में क्या दिख रहा है, 2 2 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो इसमें से क्या करो, 2 बाहर निकाल लो आप, तो क्या मिला, 1 2 3, और 1 2 3, यहां मिलेगा 1 1 2। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होता है कि ये डिटर्मिनेंट को छोटा करने में यूज में आता है। ठीक है, मतलब अपने अपने को साइमल्टेनियसली रो और कॉलम से नहीं निकालना है। ऐसा पाप करोगे तो फिर वो मतलब एक साथ में नहीं निकाल सकते, आप अलग अलग निकाल सकते हैं बट इकट्ठा नहीं निकाल सकते। आप रो से निकाल कर फिर आप दूसरी रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दूसरी रो से निकालकर पहले में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तीसरी रो से निकालकर पहले दूसरे किसी में भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मत करना कि एक साथ आप पहली रो और दूसरे कॉलम से भी निकाल लो, एक साथ नहीं निकालना, मतलब अलग अलग स्टेप में आप निकाल लो, एक साथ निकालोगे तो फिर आप ही खुद कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ऐसा। तो तुम्हारा हार्ड वाला एग्जांपल भी 1 2 0 2 4 0 3 6 0 1 6 0 3 2 0 4 8 0 है ना। अब देखो इसमें इधर मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा एज कम्पेयर टू क्या होगा, इसके आसान हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या है, वैल्यूज पुटअप कर लो, अब वैल्यूज निकाल लो, वैसे आप निकालोगे तो जीरो आ जाएगा इसका आंसर, है ना। अब मैट्रिक्स की खास डिटर्मिनेंट की खास बात क्या होती है, इसके बड़े बड़े जो खतरनाक डिटर्मिनेंट होते हैं ना, उनके आंसर 0 या 1 ऐसे कुछ आ जाते हैं, जनरली जीरो बहुत सारों के आंसर आते हैं ना। ठीक, डिटर्मिनेंट में अगर मैंने लैम्डा मल्टीप्लाई किया, वो या तो किसी रो में होगा या तो किसी कॉलम में होगा, लेकिन वही चीज अगर मैं मान लो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करता हूँ लैम्डा का, तो वो जो लैम्डा होगा वो कहाँ मल्टीप्लाई होता है बताओ, सब जगह। तो अगर मैं यही प्रॉपर्टी बताता हूं कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स में, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे को ए दिया है, उसमें अगर मैंने लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना टाइम्स चेंज हो जाएगा, उसको देखते हैं जरा, है ना। ठीक, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स दिया है, ए इक्वल्स टू
मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इक्वल्स टू एन। तो अगर मैं आपसे बोलूं लैम्डा टाइम्स ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल आएगा, लैम्डा रेज टू पावर एन इंटू ए डिटर्मिनेंट। बोलो ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? अब कैसे, जिसको नहीं समझ में आया वो बच्चा देखो, मान लो अगर आपसे मैं बोलता हूं कि भाई, क्योंकि देखो मैट्रिक्स है ये, यहां पर लिख लेना ए मैट्रिक्स है, ब्रैकेट में लिखना है स्क्वायर, स्क्वायर है तभी मैं ऑर्डर को डायरेक्टली एन बोल रहा हूं, अदरवाइज क्या बोलता है, एन क्रॉस एन बोलता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर आपने लैम्डा इंटू ए में अगर आपने मल्टीप्लाई किया, मान लो है ना, ये मैट्रिक्स लिख देता हूं, फिर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालूंगा। ओके, अगर आपने मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर क्या लिखा है, मैट्रिक्स लिखा है, उसका आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालोगे। अब ये मैट्रिक्स में आपने लैम्डा का मल्टीप्लाई किया, मान लिया मैट्रिक्स A11 A12 डॉट 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 A1n है, डॉट 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 ए, फिर उसके बाद A21 A22 डॉट 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 A2n है ना, डॉट 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 यहां पर कितना है ANN। बोलो ऐसा है कि नहीं मैट्रिक्स, बताओ। अब अगर मान लो, हाँ अब सुनो, क्या चीज, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कहां पर, ओह सॉरी सॉरी इट्स सॉरी, इट इज व्हाट N1 है ना। ठीक, तो ये हो गया अपना। अब मान लो लैम्डा इंटू ए का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहां पर हर एंट्री में क्या होगा, क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो, मैं किस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आई एम मल्टीप्लाइंग इन द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, ये देखो अंदर लिखा था वो मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स था। ठीक है, ये जो अंदर लिखा है दिस इज मैट्रिक्स। अगर मैंने मान लो मैट्रिक्स में लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दिया, तो एवरी रो एंड एवरी कॉलम विल बी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा और नॉट, बोलो होगा कि नहीं होगा, आएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, क्या कहूं इससे, कि आपका इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये ओरिजिनल वाला जो मैट्रिक्स है, अब क्या होगा, अब अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा एक प्रॉपर्टी, किसी रो में से या किसी कॉलम में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसे बाहर निकाल लो। पहली रो में से लैम्डा निकाला, एक लैम्डा बाहर निकला, दूसरी रो में से एक लैम्डा निकाला, दूसरा लैम्डा बाहर निकला, तीसरी रो में से निकाला, तीसरा लैम्डा। कितनी रो है, एन रो है, तो कितने लैम्डा बाहर आएंगे, लैम्डा इंटू लैम्डा, कितने टाइम्स, एन टाइम्स। अब इसके बाद जो बचेगा डिटर्मिनेंट, वो क्या बचेगा, ध्यान से देखो, A11 A12 डॉट 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 A1n, यहां पर क्या बचेगा, डॉट 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 AN1 डॉट 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 ANN। ओके, और ध्यान से देखो ये किसके इक्वल है, शुरुआत वाले डिटर्मिनेंट के इक्वल है कि नहीं है, मतलब मैट्रिक्स के। तो अगर आप लैम्डा इंटू ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे, वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ए लैम्डा रेज टू पावर एन इंटू ए डिटर्मिनेंट। ये इस साल यूज में नहीं आएगी, इसके आगे 12th लिख सकते हो आप। ठीक है, लेकिन मैंने बता दी है, क्योंकि 12th में वापस से यूज में आएगी तो आपको एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, बोलो क्लियर है, ठीक है, नोट डाउन कर लो, गलती से ये माइनस साइन आया है, गलती से, इसे गलती से बोलते हैं ना। ठीक है, नोट कर लो, नोट डाउन करो, प्रॉपर्टी नंबर, नहीं नहीं 12th वाली नहीं बता रहा, वो बताऊंगा तो फिर आप परेशान हो जाओगे, है ना, उसको नहीं बताने की जरूरत। ठीक, देखो क्या कहती है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ एनी रो ब्रैकेट में और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर जीरो, जीरो मतलब ऑल एंट्रीज किसकी, अगर किसी रो या किसी कॉलम की सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, जीरो, तो क्या हो जाएगा बताओ जरा, डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये किसी को भी आप बता दोगे, अपने जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो, उनसे पूछ लेना, दीपक को बताओगे तो अपना दीपक भी बता देगा, दीपक जानते होंगे आप, है ना, अपना ऑफिस बॉय। ठीक है, ठीक, हाँ तो वो भी, अब वो भी आधी प्रॉपर्टी आपको बता देगा। ठीक है, चलो नोट डाउन करो,
इसके बाद चलो सेकंड नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी, समझ में आई प्रॉपर्टी की नहीं आई, जीरो क्यों हुआ? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7, 7 नंबर, यस। लो एग्जांपल लिखो इसका। मान लो आपने एक डिटर्मिनेंट दिया, ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ए बी सी 0 0 0 डी ई एफ, ठीक है। तो इसमें क्या करो आप, सेकंड रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दो। जैसे ही आप सेकंड रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना, ये 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग इंटू 0 इंटू समथिंग, तो फाइनल वैल्यू उसका किसकी इक्वल आ जाएगा, डायरेक्टली 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ कम ऑन द प्रॉपर्टी नंबर 7। इफ टू रोज ब्रैकेट में और कॉलम्स, ठीक है, क्या, दो रो या फिर दो कॉलम अगर किसी डिटर्मिनेंट के आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट वैल्यू, अगर दो रो या फिर दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू बिकम्स 0, ठीक है। तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 0 के इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देख लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मान लो ये डी यहां लिख देता हूं, डी ई आई डी ई एफ, मान लो ये लिख दिया। अब इसमें क्या हुआ, सेकंड रो और थर्ड रो सेम हो गया। आप मल्टीप्लाई करो, ए इंटू क्या लिखोगे, ई एफ माइनस ई एफ, 0 हो गया। बी इंटू क्या लिखोगे, डी माइनस डी, 0 हो गया। सी इंटू क्या लिखोगे, डी माइनस डी, 0 हो गया। अब इसका ओरिजिनल जो प्रूफ है ना वो अपने को ऐसे पता चलता है, अभी एक अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट को क्या करते हैं अपन, किसी भी दो रो के एक्सपेंशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसमें क्या है, अपन प्रॉपर्टी लगाएंगे देन वहां से आ जाता है। वैसे अभी आपको सीखना है तो आप डायरेक्टली एक्सपेंड करके देखो, एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, थ्रू आउट 0 आ जाएगा, ठीक है। वो कैंसिल होके सब 0 बन जाएगा। अगर आप इस वाली रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, डी ई एफ आएगा, फिर से ओपन करना, फिर से आपको फिर से 0 मिल जाएगा, ठीक है, करके देखना, ठीक, नोट डाउन करो। इसका एग्जाम्पल देखो, मजेदार सवाल दिखाता हूं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था ना, 413 4142 400 413 40 400 01 412 3, और ये मान लो आपने क्या लिख दिया, 413 412 400। अभी देखो इतना बड़ा दिख रहा है दिखने में। अगर आपने प्रॉपर्टी लगाई तो क्या नजर आएगा, पहला और तीसरा रो क्या है आपका, आइडेंटिकल है। डायरेक्ट क्या होगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0, आंसर। वैसे सॉल्व करते तो आपको आनंद आ जाता है ना, तो आनंद नहीं लेना हमको सवाल में, मजा नहीं लेना, अपने को डायरेक्ट आंसर निकालना है, ठीक है। ओके, नाउ